4 उपचुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कोरोना के बीच फिर चुनावी रेस। दमोह की जीत के बाद फिर दंगल। 2023 के लिए बढ़ाना है मनोबल। खंडवा लोकसभा के साथ जोबट, पृथ्वीपुर और रेगांव विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासतौर पर सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव कमबैक का एक बड़ा मौका है। लिहाजा कांग्रेस ने खंडवा सीट पर वापसी के लिए जमावट शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तो क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने बैठकें लेनी शुरू कर दी हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव खंडवा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। वे यहीं से चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। बीते दिनों अरुण यादव की प्रदेश सह प्रभारी संजय कपूर और वरिष्ठ नेता अजय सिंह के साथ मुलाकात काफी चर्चा में रह चुकी है। उपचुनाव को लेकर बात हुई है। हमारा खंडवा लोकसभा का उपचुनाव होना, उस पर चर्चा हुई है। और मिशन 2023 जिसके लिए हम सब जुटने वाले हैं अगले 2 साल बाद जो होना है, उसकी रूपरेखा कैसी बनाई जाए। अभी जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो ज़िलों में प्रभारी बनाए हैं और मंडलम और बूथ सेक्टर को कैसे मजबूत करना है, वो सारी उन बिंदुओं पर सारी बात हुई है। हम लोग 4 उपचुनाव हैं प्रदेश में, 3 विधानसभा के, 1 लोकसभा का। लोकसभा की बैठक तो मैं खुद लेके आया हूँ खंडवा की। हमारी सारी तीनों विधानसभाओं में हम अपना कार्यकर्ताओं का जाल फैला रहे हैं, उनके कार्यों को हम बंटवारा कर रहे हैं। कमलनाथ जी जैसे अगले सप्ताह आएंगे वैसे ही हमारी टीम उन इलाकों में रवाना हो। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, ताकि प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंच सके कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और दोबारा सत्ता में लौट सकती है। वहीं कांग्रेस की कवायद पर तंज कसते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, जीत बीजेपी की ही होगी, क्योंकि कांग्रेस में संगठन के नाम पर कोई चीज नहीं है। देखिए, पार्टी वहाँ पर ऐसी है नहीं कांग्रेस। अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ही प्रवास पे जब आएंगे प्रवासी की तरह, तब कुछ चल पाएगा। अभी तो सारे लोग उनकी तबीयत का हालचाल पता नहीं क्यों डालते हैं। जो जाता है मिलता है, कहते हैं वो अब स्वस्थ है। अब ये रोज बताने की जरूरत क्यों सभी को पड़ रही है कि वो स्वस्थ है। और संगठन की बात आप उस पार्टी की मेरे से पूछ रहे हो जिस पार्टी ने 2 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं चुन पाया आज तक। पीसीसी चीफ कमलनाथ ये बात भली भांति जानते हैं कि बीजेपी के मजबूत संगठन से लड़ने के लिए पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना होगा। इसलिए दमोह चुनाव के फॉर्मूले पर ही इन 4 उपचुनाव में पार्टी काम करेगी। जानकारों की माने तो पार्टी का फोकस जमीनी जमावट को मजबूत करने के साथ ही बूथ पर लीड बनाने का भी होगा। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है दंगल के लिए कांग्रेस रेडी। दमोह उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस पार्टी का हौसला बुलंद है। पार्टी अब इसी प्रदर्शन को खंडवा लोकसभा उपचुनाव और 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में दोहराने की कवायद में जुट गई है। खंडवा उपचुनाव के लिए बैठकों का सिलसिला जारी है। जैसा अभी अभी हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया और देखा, कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ कराऊं। सुशील शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा आशीष शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक हैं। और कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह भी इस वक्त, हालांकि उनका नाम लिस्ट में है लेकिन अभी तक जुड़े नहीं हैं। जैसे ही वो जुड़ेंगे हम ज़रूर उनसे भी कुछ सवाल जो हमने तैयार करके रखे हैं कांग्रेस के इस दंगल के लिए, इस तैयारी के लिए, जुड़ेंगे। शुरुआत आशीष शर्मा साहब आपसे। ये ठीक है कि 2018 में चुनाव हुए, बीजेपी के हाथ से सत्ता छिटक गई, लेकिन बहुत जल्द बीजेपी ने वापसी की। हालांकि ये वापसी उस तरह से नहीं थी जैसे कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरती हैं, उनको मैंडेट मिलता है और बहुमत के आधार पर सरकार बनाई जाती है। लेकिन उसके बाद हमने देखा जल्द ही 28 उपचुनाव हुए, भारी बहुमत 19 सीटों के साथ आपके हाथ में आया, 9 सीटें कांग्रेस के पास भी गईं। लेकिन मौजूदा वक्त की राजनीति में अगर हम देखें
दमोह ऐसा उपचुनाव रहा जिसको अगर हम पिछले उपचुनाव से देखें तो काफ़ी लंबा एक वक्त बीच में गुजरा। इस दमोह उपचुनाव के साथ साथ अगर देश की राजनीति में बीजेपी को परखें तो शायद पश्चिम बंगाल का जिक्र करना ज़रूरी होगा। ये ऐसी घटना भी थी जिसके बाद मध्य प्रदेश में अचानक से आपका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो एक्टिव नजर आया। कई आपके आला पदाधिकारी मध्य प्रदेश की तरफ रुख किए। भोपाल में एक के बाद एक कई बैठकें हुई। क्या कुछ तैयारियां आने वाले उन 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए और उस लोकसभा उपचुनाव के लिए जिस पर एक लंबे समय तक आपके बड़े और कद्दावर नेता काबिज रहे? बीजेपी की तैयारियों से शुरू करेंगे आशीष शर्मा साहब, उसके बाद सवाल कुछ और है। देखिए, हर हार और जीत राजनीतिक दलों को कुछ न कुछ सिखाती है जी। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत लंबा सफर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में रहा है जी। बहुत कम स्थानों से प्रारंभ हुई हमारी जीत की यात्रा आज कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। केंद्र में लगातार दूसरी बार हमारी एक मजबूत सरकार मौजूद है जो विकास के कार्यों के साथ साथ देश के उन चुनिंदा कार्यों को भी कर रही है जिसकी मांग जनता बरसों से कर रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ किसी एक हार के कारण भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कमजोरी को के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में निरंतर कार्यकर्ताओं के विकास की प्रक्रिया चलती है जी। संगठन हमारा अलग रहकर काम करता है, सत्ता के माध्यम से हम जनता के विकास के लिए अलग से काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में वर्ष भर संगठनात्मक गतिविधियां चलती रही जी। हम सबसे पहले विचार लेकर आए थे एक बूथ 10 यूथ, फिर हम पेज प्रमुख का विचार लेकर आए जिसे कई राजनीतिक दलों ने अपनाया। धीरे धीरे हम अपने कार्यकर्ताओं के कामों का विकेंद्रीकरण करते जाते हैं और इस कारण से बूथ को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने विजय की गाथा निर्मित करती है। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो उपचुनाव है, लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की कार्य पद्धति के अंदर इस बात का समावेश किया गया है कि हम कैसे बूथ मैनेजमेंट को और अच्छा करें। इन तीनों विधानसभाओं में और लोकसभा चुनाव में किस तरह से जीते। जिस तरह बंगाल का चुनाव आपने देखा होगा, कई लोग आज से 5 साल पहले 10 साल पहले बंगाल की स्थिति देखें तो कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी के गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र में हम पहले 18 लोकसभा सीटें जीते। उसके बाद हमने विधानसभा में भी लगभग 80 के आसपास 78-80 के आसपास सीटें जीतकर आए। ये हमारी संगठन क्षमता का कमाल है कि हम शून्य से आगे तक पहुंचे हैं। इसलिए कई राज्यों में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, कई राज्यों में हम कुछ सीटें लेकर आए हैं। ये आने वाले समय में हमारी सफलता की और नई कहानियां लिखने के लिए काफी है। लेकिन हम 12 महीने 24 घंटे 7 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संगठन चिंता करता है इस बात की कि कैसे हम आने वाले समय में और अच्छा प्रदर्शन करें। मेरे ख्याल से अगर संगठन के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी बीसी ही पड़ती है शायद कांग्रेस पर। और ये वजह भी जो आपने जो बात कही आशीष शर्मा साहब के हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे संगठन जो है वो लगातार एक्टिव रहता है और उसके नतीजे यकीनन जो आपने गिनाए कि धीरे धीरे कर देश के कई राज्यों में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। मेहमान जिसका नाम मैंने लिया था उस वक्त स्टूडियो में नहीं थे, हमारे साथ जुड़ गए। मिलिए प्रियव्रत सिंह से, कांग्रेस विधायक हैं। बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। आज बात इसी पर कि क्या कुछ तैयारियां उन उपचुनाव को लेकर हैं जो एक बार फिर से ये साबित करेंगी कि 2023 में ऊंट किस करवट बैठ सकता है। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और खंडवा भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि हालांकि बीजेपी के लिहाज से देखा तो एक बड़ा चेहरा थे। लेकिन शुरुआत यहीं से प्रियव्रत सिंह साहब, बैठकों का दौर आपके यहाँ शुरू हो चुका है। अरुण यादव एक बड़ा चेहरा उस तरफ का पिछले कई साल से हैं। क्या कुछ कयास हम लगाएं अगर हम नाम पर आपसे शुरुआत करें? देखिए, इसमें कांग्रेस की पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की और तीनों विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा का जो चुनाव हमारा उपचुनाव होने जा रहा है जी। हम बैठकों का दौर जैसा कि आपने कहा शुरू हो गया है और संगठनात्मक रूप से भी यहाँ पर प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। कार्य प्रारंभ है, प्रत्याशी चयन की भी प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो चुकी है जी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में लेती है और आपने सही कहा कि 2023 से इसको जोड़ा भी जा सकता है क्योंकि तीनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो 3 एरियाज़ में है, जोग्राफिकल एरियाज़ में। एक मालवा में है, एक बुंदेलखंड में है और तीसरा विंध्य में है।
तो और जो लोकसभा क्षेत्र है लगभग निमाड़ की 8 सीटें उसमें आती हैं और उसमें मालवा की भी एक सीट बागली भी आती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं चुनौती पूरी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अभी कार्यकाल रहा है मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 साल से जो हमने देखा है जी। कोई नया काम या कोई सकारात्मक काम भाजपा ने नहीं किया है। इससे दावे बहुत सारे किए गए हैं कागज़ के ऊपर, पर मध्य प्रदेश में आपने शायद कोविड के समय में जो चुनौतियां रहीं उनको सरकार हैंडल करने में नाकाम रही है। साथ साथ ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और आने वाले समय में कोई बहुत ज़्यादा हम विकास कार्यों के भी अपेक्षा सरकार से नहीं कर सकते हैं। घोषणाएं इतनी हो गई थी पिछले उपचुनावों में, वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, तो नए उपचुनावों में और नई घोषणाएं होंगी। जो एक तरीका है शिवराज सिंह जी का चुनाव लड़ने का, जाने का, मंच सजाने का, घोषणाएं करने का, तो एक भारतीय जनता पार्टी की घिसी पिटी प्रणाली यहाँ पे चल रही है और उसको कांग्रेस पूरी चुनौती देगी। और मेरा मानना है कि इसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। तो ये उम्मीद की जाए आपके इस बयान से कि वो तमाम घोषणाओं की लिस्ट लेकर कांग्रेस तैयार रहेगी और इन्हीं उपचुनाव में नहीं बल्कि आने वाले 2023 में भी वो तमाम मुद्दे एक बार फिर से ज़ोर शोर से सुनाई देंगे। सुशील शर्मा साहब, किस तरह के समीकरण देखते हैं? तीनों सीटें आप विधानसभा और लोकसभा की अगर देखी जाए, 2 सीटें तो कांग्रेस के पास थीं जिसमें जोबट और पृथ्वीपुर है। रैगांव विधानसभा और खंडवा हालांकि लोकसभा थी, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर चेहरा भी नया चुनना है, वो भी एक चुनौती है। और इसके अलावा समीकरण क्या बैठते हैं? क्या आपको लगता है कि जो सीटिंग विधायक थे जो अब नहीं रहे वो कांग्रेस को इतनी मजबूती देके गए हैं कि कांग्रेस के लिए यहाँ कुछ रास्ता आसान होगा, या आपको लगता है कि नहीं, एक बार फिर से नई लड़ाई है क्योंकि मैदान में अब नए उम्मीदवार होंगे? नहीं, देखिए सोहेल जी, सहानुभूति का फैक्टर हर जगह कामयाब नहीं होता। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है कि कई सहानुभूति के आधार पर अगर उपचुनाव हुए भी हैं तो उसमें पराजय का भी सामना करना पड़ा है। मूल बात यह है कि आपका संगठन क्षमता कितनी है और जनता में आपके प्रति सहानुभूति है, जनता ने आपके कार्यों को पसंद किया है या जनता ने आपके कार्यों को पसंद नहीं किया है, वोट इस आधार पर पड़ेगा। और आप देखिए कि जब तक 2003 से लेके 2018 तक जितने उपचुनाव हुए, लगभग 34 या 35 उपचुनाव हुए, उसमें से 8 चुनाव आप जो है वो कांग्रेस जीती थी, बाकी बीजेपी जीती थी। तो एक बात ये मोटे तौर पे ये तय होती है कि सत्ता पक्ष जो है उपचुनाव में जीतता है। उसके बाद के 15 महीने के कार्यकाल में आप देखिए 2 उपचुनाव हुए थे कांग्रेस की सरकार में, वो दोनों उपचुनाव कांग्रेस जीती थी। लेकिन जो 2020 में जब बीजेपी की सरकार बन गई तब से लेके अब तक 29 उपचुनाव हुए हैं, दमोह का हम जोड़ दें तो। उसमें से अगर आप 16 सीटों को छोड़ दें जो ग्वालियर चंबल की थी, वहाँ पर एक अलग माहौल में, एक अलग रणनीति के तहत, एक बड़े नेता के प्रभाव क्षेत्र का होने के कारण, उसके कांग्रेस से बीजेपी में चले जाने के कारण वहाँ पर एक अलग तरीके का चुनाव हुआ था। तो उस 16 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन बाकी के जो 13 जो प्रियव्रत जी बात कर रहे हैं, वो पूरा मध्य प्रदेश था उसमें शामिल, जो 13 सीटें थी। उस 13 में से 11 सीटें बीजेपी को मिली थी। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, एक दमोह जो अभी जीती और दूसरी आगर की जो विपिन वानखेड़े जीते। बाकी सारी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो ये अगर आप इस ग्वालियर से हटाकर बाकी पूरे क्षेत्र को देखेंगे तो एक, और ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इन क्षेत्रों में बड़े मार्जिन से चुनाव जीते गए। फिर चाहे रायसेन में प्रभुराम चौधरी जीते हों, बिसाहूलाल सिंह जीते हों, तुलसी सिलावट जीते हों, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जीते हों, ये बहुत बड़े मार्जिन से सीटें जीती गई थी। इतने बड़े मार्जिन से सीटें अमूमन नहीं जीती गई मध्य प्रदेश में, खासकर जो है इस तरीके के बैटल में। तो ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ग्वालियर छोड़कर, ग्वालियर चंबल की उन 16 सीटों को छोड़कर बाकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी ने अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा था और जनता ने पसंद किया। लेकिन दमोह का जो परिणाम है, ये दमोह का चुनाव भी जो है विधानसभा के 28 सीटों के लगभग 6 महीने बाद हुआ है। तो ये पूरा टर्न है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो 2-3 हज़ार से जीती जाने वाली या हारे जाने वाली सीट थी, वो एकदम से 17,000 पे चली गई। तो ऐसा सिर्फ 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने इतना जबरदस्त तरीके से कमबैक किया, जिसके कारण पूरी बीजेपी को चिंता है और चिंतन चल रहा है
कार्य समिति में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई होगी, भले बाहर खबर नहीं है, लेकिन एक बड़ा वो है कि 17,000 वोटों से हम एक ऐसी सीट हार गए जो हमारी परंपरागत सीट थी और जिसमें 2-3 हजार के वोटों से ही जीत हार तय होती थी। तो ये जनादेश किस तरीके का था, इसका चिंतन मंथन चल रहा है। कांग्रेस में जो उत्साह है वो सिर्फ इस एकमात्र सीट को लेकर है कि ये वो कांग्रेस की समझ ये बन रही है कि ये जनता का मूड है, और मुझे लगता है कि जनता का मूड हो ना हो, पर कार्यकर्ताओं ने जो है दमोह में बीजेपी को सबक सिखाया है। इसका जवाब शायद बेहतर ढंग से प्रियव्रत सिंह साहब ही दे पाएंगे, मैं उनके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले आशीष शर्मा साहब, जिस बात का जिक्र सुशील शर्मा साहब कर रहे थे कि अगर हम एक खास प्रभाव की ग्वालियर अंचल की सीटों को छोड़ दें, बाकी मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए वहाँ पर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। कुछ देर के लिए मिसाल के तौर पे हम दमोह को एक तरफ रख देते हैं, आपको लगता है कि बीजेपी अभी भी ये सोचती है कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, और अब अगर दमोह को लाऊं तो जैसा कि सुशील शर्मा साहब कह रहे थे कि कांग्रेस उस सीट को लेकर कहीं इस मुगालते में ना जाए कि इस वक्त ये पब्लिक का मूड है। एंटी इनकम्बेंसी एक चीज़ होती है, अगर सरकार के काम जनता को पसंद नहीं आ रहे तो वो सत्ता को उखाड़ फेंकने में भी कोई गुरेज नहीं करती है। आशीष शर्मा साहब का जवाब चाहूँगा मैं इस बात के ऊपर, क्या लगता है मौजूदा वक्त में पिछले 1.25 साल का जो कार्यकाल बीजेपी सरकार का है, कहीं कोई कमी पेशी जिसकी वजह से बीजेपी को लगता है कि आने वाले समय में मुकाबला तगड़ा तो हो ही सकता है? ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर आप देखें तो लगातार 3 चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी का न सिर्फ हमने सामना किया बल्कि उसका मुकाबला करते हुए मध्य प्रदेश में सरकार बनी। चौथी बार भी मामूली अंतर के कारण हम कांग्रेस के पीछे रहे, वोट परसेंट हमारा अच्छा रहा, लेकिन हमारे हाथ से सत्ता गई और मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और पिछले 1.25 वर्ष का समय, 1.5 वर्ष का समय यदि आप देखें तो जिन परिस्थितियों में शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में पुनः ली थी, उस समय कोरोना का संकट शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार 1.5 वर्षों में कोरोना की मार प्रदेश के साथ साथ देश भी झेलता रहा है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी शिवराज जी की सरकार ने जो काम किया है, प्रियव्रत सिंह जी हमारे साथी हैं, मंत्री रहे मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश के आम नागरिक का विश्वास शिवराज जी की सरकार ने जीता है। किसानों का गेहूं उपार्जन हमने लगातार 2 वर्षों तक सफलतापूर्वक किया, पूरे भारत में नंबर 1 पर पहुंचे। मूंग का उपार्जन हम कर रहे हैं, चने का उपार्जन कर रहे हैं, बच्चों की छात्रवृत्तियां खातों में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है उनके खातों में हमने राशि डाली है, किसानों को भी राशि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार का अंशदान खातों में जमा हो रहा है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में जब जन सामान्य का घर से बाहर निकलना मुश्किल था, हम सब लॉकडाउन की स्थिति में थे, उसके बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने इस संकट के दौर में मध्य प्रदेश को संभालने का काम किया है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, और कोई सरकार होती तो निश्चित ही इतनी खराब परिस्थितियों में हम मध्य प्रदेश को कहाँ पाते, ये अपने आप में कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मुश्किल दौर में भी मध्य प्रदेश को संभाला है और उस विश्वास को कायम रखा है जो मध्य प्रदेश की जनता ने 15 वर्षों में भाजपा और शिवराज जी पर व्यक्त किया। ठीक, तो आशीष शर्मा साहब का कहना है कि जो कुछ काम सरकार कर रही है उस पर वो ये विश्वास करते हैं कि जनता का सपोर्ट उन्हें आगे भी मिलता रहे। प्रियव्रत सिंह साहब, जो सवाल उसका सुशील शर्मा साहब की बात से उठा वो ये कि दमोह उपचुनाव में आपको जीत ज़रूर मिली, लेकिन इसे किस तरह से आंकते हैं आप उस जीत को? एंटी इनकम्बेंसी, या फिर आपको लगा कि नहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से वहाँ अपना दम दिखा दिया है? इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं आपको फिर एक छोटी सी चीज़ याद दिलाऊं कि चाहे वो दमोह उपचुनाव से पहले का वक्त हो या दमोह उपचुनाव के बाद का वक्त हो, कांग्रेस के भीतर अभी भी अलग अलग स्वर लगातार उठ रहे हैं। देखिए, इसमें सुहेल जी मैं एक निवेदन करूंगा, और सुशील जी की बात भी मैंने बड़ी ध्यान से सुनी है जी। इसको दमोह को लेकर हम लोग अति उत्साहित नहीं हैं कि हाँ अति उत्साह में हम आ गए कि हमने दमोह की सीट जीत ली। निश्चित रूप से दमोह में परचम फैलाना एक पॉइंट तो है, क्योंकि ये सीट लंबे समय तक एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के पास रही थी। हम पहली बार 2013 में एक अरसे बाद, करीबन 20 साल के अरसे के बाद पहली बार 2018 में, 13 बोल गया मैं, 18 में हमने इसमें जीत हासिल की थी। वो बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल की थी, 500-600 वोट का ही अंतर उस समय रहा था। और उसके तत्पश्चात
वो व्यक्ति भी हमें हमारा साथ छोड़ के चले गए जो हमारे टिकट पर जीत के आए थे, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वहाँ खड़े हुए और एक बड़े मार्जिन से हमने वो सीट जीती। तो निश्चित रूप से इस जीत के अपने मायने हैं, पर इस पे जो आगामी उपचुनाव की रणनीति है उस पर इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने का मैं संभावनाएं नहीं देखता हूँ। कांग्रेस पार्टी में जो 3 सीटों का जिक्र सुशील जी ने किया, प्रभुराम चौधरी जी, राजवर्धन दत्तीगांव और तुलसी सिलावट जी, ये जो तीनों सीटें थीं, ये तीनों स्थापित कांग्रेस पार्टी के नेता थे। संगठन भी इन्हीं के हिसाब से था उन क्षेत्रों में, और कहीं ना कहीं हमें बहुत कम समय मिला उस चीज़ को तोड़ने का और नए प्रत्याशी और नई लीडरशिप को वहाँ उभार के लाने का। और मैं ये आज दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि 2003 में इन तीनों सीटों का रिजल्ट आप देखेगा, बहुत बदलाव के साथ इन का रिजल्ट आएगा। बहरहाल अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें आशीष जी भले दावा कर सकते हैं, पर क्या जनता खुश है या खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी? ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन आगामी चुनाव में तीनों क्षेत्रों में लगी हुई थी। बिल्कुल ये आगामी चुनाव में जनता ही स्पष्ट करेगी। मैं आशीष जी की बात को चुनाव जीत गए तो हम अपना नाम बदल लेंगे, सामेर छोड़ देंगे, कुछ लोगों ने ऐसा कहा भी था मंच पे। आशीष जी, आप जो कह रहे हैं उसी को मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि जनता ही फैसला करेगी। पर जनता आप लोगों के इस मनोवैज्ञानिक रूप से जो आप लोगों पर प्रभाव बनाकर और अपने जीत का वो बना रहे हैं, उसका जवाब भी बड़े तगड़े तरह से लोकतंत्र में मिलता है। और वो जब जोर का झटका जब आपको लगेगा तब आप समझेंगे कि आपके दावे मध्य प्रदेश में सही हैं कि खोखले हैं। चलिए, आशीष शर्मा साहब आपको भी सुना, प्रियव्रत सिंह साहब आपको भी सुना। आगामी जो चारों उपचुनाव हैं उनके नतीजे बहुत कुछ इशारा करेंगे, और 2023 में क्या कुछ होगा उसके लिए भी इंतज़ार करना होगा। लेकिन चेहरा इस उपचुनाव में चुनना एक बड़ी चुनौती और एक शायद मुश्किल काम भी दोनों पार्टीज़ के लिए होगा। सुशील शर्मा साहब, इस चेहरे के ऊपर आपका आखिरी कमेंट। नहीं, देखिए, चेहरा अभी तक जो कांग्रेस में दिख रहा है, कमलनाथ खुद ही चेहरा होंगे और दिग्विजय सिंह उनके पीछे पूरे रणनीतिकार के रूप में। उम्मीदवारों के चेहरे, अच्छा, उम्मीदवारों के चेहरे की बात करें, देखिए उम्मीदवार तो देखिए, जहाँ तक अगर वंश उस पे जाते हैं सहानुभूति के उसमें, तो बीजेपी हो सकता है कि और कांग्रेस दोनों जो है उस तरीके से कैंडिडेट दे सकती है। लेकिन देखिए, मैं दूसरी बात करूँ, चेहरा जो भी हो, जो आशीष जी जो बात कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस से बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आपके सिर्फ 47,000 वोट आप 2018 में बीजेपी आगे रही। कांग्रेस ने कमबैक कहाँ से किया है? बीजेपी को वोट मिले 1,56,00,000 और कांग्रेस को वोट मिले 1,55,45,000। तो ये जो 32-35 लाख वोट जो कांग्रेस का एकदम से बढ़ा है, ये आशीष जी बहुत चिंता की बात है। दूसरी बात है, ग्वालियर चंबल में आपने परफॉर्मेंस जीत गए, लेकिन आपने 7 सीटें हारी भी हैं। ये इस चीज़ को समझना होगा। बाकी क्षेत्रों में अब कमलनाथ क्या रणनीति से काम करे, दमोह में देखा जाए तो रणनीति काफ़ी सफल रही थी। हालांकि उसके पीछे मुझे जो एक वजह नज़र आती है कि अजय टंडन, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा राहुल सिंह ने था, लेकिन कैंपेन पूरी रणनीति अजय टंडन की थी और उनके पास पूर्व में चुनाव लड़ने और हारने दोनों का अनुभव था, तो उसको मिलाकर वो जीत दर्ज करने में सफल रहे। लेकिन आप कांग्रेस को कम नहीं आंकें इस खासकर अब आने वाले 4 उपचुनाव, जिसमें 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा के चुनाव सीटों में, क्योंकि ये जो है जो परसेप्शन कांग्रेस का 2018 के पहले था, 2013 के चुनाव परिणाम, 2008 के चुनाव परिणाम से उससे कांग्रेस बहुत आगे जा चुकी है। कांग्रेस ने जो एक गड्ढा जो था 30-32 लाख वोटों का, वो गड्ढा भरा है। ये गड्ढा आशीष जी ये भरा जा चुका है। तो अब आप इसको कितना वापस खींच पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये जो एक बात है, देखिए कोरोना में लोगों ने बहुत दिक्कत झेली है, जनहानि हुई है, परेशानियों का सामना करना पड़ा है, आर्थिक मोर्चे पर सरकार के पास चुनौतियां बहुत हैं। तो उन सब चीज़ों को मिलाकर देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता के भरोसे रहेगी और जनता के भरोसे, चूंकि जनता के पास ना किसी भी सरकार के पास कुछ नहीं देने के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ चाहे कहीं भी, तो उसको कैसे निपटते, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और बिल्कुल, और सिर्फ अगर काम गिनाकर वोट मिल जाए तो फिर ऐसे तो सत्ताएं पलटना ही बंद हो जाएं। आशीष शर्मा साहब उस कांग्रेस की तैयारी को डिनाई ज़रूर करें, लेकिन तैयारियां बीजेपी के भीतर भी बेहद गंभीरता के साथ हो रही हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी मध्य प्रदेश के लगातार दौरों पर हैं और राजधानी भोपाल ने पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक सरगर्मियां बेहद उबाल पर रहीं।
आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, सुशील शर्मा साहब, आशीष शर्मा साहब और प्रियव्रत सिंह साहब, आपका शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।